afternoon. Today I will teach you second part of physical features of India. बच्चों, आज हम आप लोगों को चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में कि हमारी जो क्रस्ट यानी उसके बारे में पढ़ा, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि जो हमें इस अर्थ की सतह पर जो ये फीचर्स दिखाई देते हैं, लैंड फॉर्म्स जो हैं, उनका जो फीचर्स है यानी उनका जो फॉर्म है वह कैसे बना, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। वाह प्रोसेस में पढ़ा वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन के बारे में, और जो इंटरनल जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, यानी क्रस्ट में रॉक्स पाई जाती हैं, और ये जो रॉक्स होती हैं यह मेंटल लेयर होती है जो सेमी लिक्विड जिसमें जहाँ पे पाया जाता है, मॉल्टेन मैग्मा पाया जाता है, उस पर ये रॉक्स जो है तैरती हैं, और इसके कारण जो है वह पृथ्वी की सतह पर जो फॉर्म बनते हैं यानी जो उसका आकार बनता है उस कारण से भी बनता है। इसके अंतर्गत आप लोगों ने तीन जो है प्रोसेस के बारे में, तीन मूवमेंट्स या बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा था, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म्ड के बारे में। कन्वर्जेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि जब दो चट्टानें आपस में कोलाइड करती हैं तो क्या होता है, उससे जो बीच वाला भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है यानी फोल्ड हो जाता है, और इसी के द्वारा पर्वत का, माउंटेन का निर्माण होता है। दूसरा आप लोगों ने दूसरा जो मूवमेंट है रॉक्स का उसके बारे में पढ़ा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, जो दो चट्टानें होती हैं वह विपरीत दिशा में जाती हैं यानी अपने पीछे की तरफ जाती हैं, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है वहां पे रिफ्ट वैली बन जाती है यानी खाली स्थान बन जाता है। तीसरा जो आपने पढ़ा तीसरे मूवमेंट के बारे में वह ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री थी यानी ट्रांसफॉर्म्ड मूवमेंट के बारे में पढ़ा। इसके द्वारा क्या होता है कि जो रॉक्स होती है वो हॉरिजॉन्टल तौर पर कोलाइड करती है, और इसके द्वारा क्या होता है, अर्थ की सतह पर जो है या तो अर्थक्वेक आता है या तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है। बच्चों, इतना कल आप लोग पहले पार्ट में पढ़े थे, उसके मूवमेंट से रॉक्स के जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म्ड के बारे में। अब एक चीज और आप लोगों को बताए थे कि पहले ये अर्थ जो थी, ये अर्थ पहले जैसे आज के समय में बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो पहले क्या था, इतने कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे। पहले क्या था, पहले केवल एक कॉन्टिनेंट था और उसे क्या कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, यानी ये है, और उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया जो कॉन्टिनेंट था उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, और इसके अगल बगल का जो वाटर वाला पोर्शन होता था उसे पैंथला कहा जाता था, बाहर वाला। अब एक चीज और आप लोगों को बता दें कि जो ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था उसका 2 पार्ट था, यानी 2 तरह की उसमें रॉक्स थी, प्लेट थी। एक पार्ट इसका जो नॉर्दर्न का था उसको अंगारा लैंड कहते थे, और जो नीचे वाला था वह जो है गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये आता था, ऑस्ट्रेलिया आती थी, और साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका इसके अंतर्गत आता था, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। और इसका जो नॉर्थ वाला जो ये पोर्शन था जहाँ पे अंगारा लैंड था, यहाँ पे जो है जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे पाई जाती थी, यानी इस वाले पोर्शन में। अब क्या था कि जो यहाँ की इंडियन, अब हम ये जानेंगे कि हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, यानी कैसे अस्तित्व में आया। बच्चों, पहले आप लोग जान लीजिए कि जो गोंडवाना लैंड की जो इंडियन जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट थी, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसका नाम था यहाँ गोंडवाना लैंड की। यह जो है अंगारा लैंड के यूरेशियन प्लेट से क्या की कोलाइड करने लगी।
जब ये कन्वेक्शनल करंट के कारण, क्योंकि जो मेंटल पोर्शन में मॉल्टेन मैग्मा पाया जाता है वहां पे हीट ज्यादा होती है, तो वहां सेमी लिक्विड हो जाता है, सेमी लिक्विड पाया जाता है, तो उसके कारण जो भाप बनती है उसी के कारण क्या हुआ कि ये जो दोनों पार्ट थे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ये स्प्लिट करने लगे कन्वेक्शनल करंट के कारण, और यह कई टुकड़ों में विभाजित हो गए, और वही कई टुकड़े क्या हुए कि महाद्वीप के रूप में उसका निर्माण हुआ। अब एक चीज और आप लोगों को बता दें कि ये जो बीच वाला था, जो यहाँ क्रैक्स बना हुआ था, यानी यहीं पे टेथेस सी था, यानी जब इसका दो पार्ट था, यानी दोनों पार्ट इस टेथेस सी के द्वारा सेपरेट होता था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब क्या हुआ कि जब अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड से निकलने वाली जो नदियां थी और गोंडवाना लैंड से जो निकलने वाली नदियां थी, अब ये क्या की कि यहाँ की नदियां जो है अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट ले जा करके यहाँ पे इस टेथेस सी में डिपोजिट कर दी, और डिपोजिट करने के बाद क्या हुआ, यह फिल हो गया, नहीं भर गया, और भरने के बाद यह एकदम फिर पुनः एक कॉन्टिनेंट के रूप में बन गया। अब इसके बाद वही चीज हुआ कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड की, और कोलाइड करने के कारण क्या हुआ कि जो कन्वेक्शनल करंट था उसके परिणाम स्वरूप यह स्प्लिट हो गया कॉन्टिनेंट, और इसका कई पीस बन गया, कई टुकड़े बन गए, और वही टुकड़े क्या हुए कि जो है जा करके जो है महाद्वीप का रूप धारण कर लिए। अब बच्चों एक चीज आप लोग जान लेना कि जब ये कोलाइड करने लगी तो जो टेथेस सी था, यहाँ पे जो बाद में डिपोजिशन हुआ था नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से, तो ये वाला जब कोलाइड करने लगे तो ये वाला भाग क्या हुआ, उभर गया, यानी ऊंचा उठ गया, बल्ज हो गया, तो यही उभरा हुआ स्थान हमारा हिमालय पर्वत बना, यानी जो हिमालय पर्वत वर्तमान में है यही हिमालय पर्वत टेथेस सी के ऊपर बना हुआ है। अब आया समझ में आप लोगों के, जैसे अंगारा लैंड ऊपर की तरफ, गोंडवाना लैंड नीचे की तरफ। अब इसके बाद क्या होता है कि अंगारा लैंड की यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड की इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या कि ये दोनों कोलाइड करने लगी कन्वेक्शनल करंट के कारण, और इसके बाद क्या हुआ कि यह जो टेथेस जिस जगह पे टेथेस सी था, इस जगह पर ये क्या हुआ, इस तरह से जो कन्वर्जेंट मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि उसी तरह के कारण जो है ये वाला पोर्शन उभर कर यानी उभर गया। जब ये वाला पोर्शन उभर गया तो यही वाला भाग जो है हिमालय पर्वत बना। तो बच्चों आप लोगों ने जाना कि पहले जो हमारी अर्थ थी इसमें कई महाद्वीप नहीं थे बल्कि एक महाद्वीप था और उसका नाम था, उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, उसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया के जो अगल बगल के जो सी वाले यानी वाटर बॉडी थी उसको पैंथला कहा जाता था, ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। इतना आप लोग जान लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही वाली चीज आपको यहाँ पे जो लिखे हैं, हाउ हिमालयाज एंड अदर लैंड फॉर्म्स फीचर्स वर फॉर्म, यानी किस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत और जो हमारे अर्थ की अदर फिजिकल फीचर्स हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, यही चीज आप लोगों को इस जो है फिगर के माध्यम से बता दी है कि इस प्रकार से जो है हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट बने, क्योंकि जो ये दोनों प्लेट्स थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट दोनों कोलाइड की, आपका कन्वर्जेंट जो मूवमेंट है उसके अनुसार, और उसके अनुसार ये जो है कोलाइड करने की वजह से जो टेथेस जो सी था, जो बाद में दोनों तरफ की लाई गई नदियों से जो भरा हुआ था, वो क्या हुआ, उभर गया, और उभरने के कारण यहाँ पे जो है हिमालय पर्वत बन गया, जो हिमालय माउंटेन है इसका निर्माण हुआ। अब बच्चों आप लोगों को बताएंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में, जैसा कि आप लोगों को कल बताए थे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तर का हिमालय पर्वत, और उसके बाद उसी से सटा हुआ नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसके बाद साउथर्न प्लेटोस, फिर इसके बाद है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल लाइन्स और आइलैंड।
इन सबके यानी जो ये आपके फिजिकल फीचर्स हुए, आज हम आप लोगों को बताएंगे हिमालयन माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर के हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ बताएंगे। बच्चों, जो हिमालय पर्वत है, हमारे उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसकी 3 प्रकार की जो है श्रेणियां हैं, पैरेलल हैं। यानी जो सबसे ऊंची श्रेणी है वह उसको नाम दिया गया है हिमाद्री का। हिमाद्री यानी हिम से ढका हुआ, जिसको यानी वह हमेशा स्नो कवर्ड होता, बर्फ से ढका रहता है। और यहाँ पे यानी जो भाग, जो पर्वत का जो भाग 6000 मीटर से एबव होता है वह हिमाद्री के अंतर्गत आता है। बच्चों, दूसरी चीज कि इसमें जो है जो सबसे ऊंची चोटी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, माउंटेन एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। और इसके बाद एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि इसी हिमाद्री वाले पोर्शन से ही जो ग्लेशियर होते हैं, जो हमारी नदियां जहां से निकलती हैं, इसी वाले पोर्शन से निकलती हैं। तो पहले हमें जान लें कि हिमाद्री में जो हमारी जो पहली जो रेंज है हिमालय माउंटेन की, जो हिमाद्री है, इसमें जो ग्लेशियर्स हैं उनकी संख्या है 15,000, यानी 15,000 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और जो सबसे लंबा ग्लेशियर है हिमाद्री का वह है सियाचिन। अब इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 70 किलोमीटर लंबा ये है। अब इसके बाद एक चीज और जान लें कि जो हिमाद्री है इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी विड्थ है, इसे यह है 400 किलोमीटर। अब इसके बाद आपका हुआ ये हिमाद्री हो गया। अब इसके बाद जानेंगे मिडिल हिमालय के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बताएं कि 3 भागों में विभाजित है हिमालय माउंटेन जो है। तो पहले ये जाने कि मिडिल हिमालय के अंतर्गत इसकी क्या विशेषता होती है। मिडिल हिमालय की जो विड्थ होती है, चौड़ाई है, वह 50 किलोमीटर होती है। और यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि हिमाद्री में क्या पाए जाते हैं, बर्फ पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे मिडिल हिमालय में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ की महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं? धौलाधार है, फिर पांजर। और यहाँ पे घाटी कौन कौन सी पाई जाती हैं? जैसे गर्मी के दिनों में बच्चों जो बहुत सारे लोग होते हैं हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वह अनुकूल पाया जाता है, उस तरह से रहने के अनुकूल पाया जाता है। तो क्या है, यहाँ पे जो वैलीज है वह कश्मीर एंड कुल्लू, यानी कुल्लू और कश्मीर की घाटी है। यहाँ पे लोग गर्मी के दिनों में जाते हैं और यहाँ का मौसम जो होता है गर्मी के दिनों में भी जो है बहुत अनुकूल होता है। अब इसके बाद आते हैं इसके तीसरी श्रेणी के बारे में। इसकी तीसरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी जो है यह मिडिल हिमालयाज के नीचे आती है। जैसे हिमाद्री के पैरेलल आएगी मिडिल हिमालयाज और इसके पैरेलल इसके नीचे की तरफ आती है शिवालिक पहाड़ी है। ये अपेक्षाकृत कम ऊंची होती है, यानी इसकी चौड़ाई होती है 10 to 50 किलोमीटर। और इसमें जो घाटी है और यहाँ की जो घाटी है, यहाँ की घाटी एलुअल सॉइल के द्वारा बनी हुई है, यानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो यानी यहाँ से बर्फ के द्वारा ग्लेशियर के द्वारा नदियां निकलती हैं। और फिर इसके बाद ये आपका जो है हिल स्टेशन के अंतर्गत आता है। और शिवालिक जो है यहाँ से निकलने वाली नदियां जो होती हैं उनके द्वारा जो है लाई गई जलोढ़ मिट्टी से स्थान बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत जो स्टेशन आते हैं जैसे देहरादून और पातलदून, ये स्थान यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को बता दें थोड़ा सा प्लेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। यानी पहला तो आपका हुआ जो पहली फीचर्स हुई वह नॉर्दर्न माउंटेन्स हुई, उत्तर का पहाड़ जो हिमालय पर्वत है, और उसी से सटा हुआ साउथ की तरफ आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी उत्तर का मैदानी भाग। अब ये जानेंगे कि उत्तर के मैदानी भाग में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। इधर की महत्वपूर्ण नदियां हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की, और उसकी कुछ सहायक नदियां भी छोटी छोटी हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण नदी है इंदुज रिवर, जो कि पंजाब और हरियाणा उत्तर भारत की तरफ बहती है, यानी वहां पे उसका सिंचाई वाला क्षेत्र होता है। फिर दूसरा है गंगा रिवर और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि जो इंदुज रिवर
सतलुज रिवर और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये तीनों नदियां जो है वह वहां से ये तीनों नदियां पहाड़ तिब्बत के पठारों से निकली हुई हैं। अब इसके मानसरोवर से तिब्बत के जो है मानसरोवर से निकली हुई तीनों नदियां हैं। अब इसके बाद ये जानेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की लंबाई है 2400 किलोमीटर। एक विशेषता आप लोग इसकी और जान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन्स की, कि जो उत्तर भारत से निकलने वाली नदी है, यानी हिमाद्री से जो निकलने वाली नदियां हैं, यहाँ पे अपने वाटर के द्वारा यानी अपने जो साथ सिल्ट और सेडिमेंट लेके आती हैं, यहाँ पे उसके द्वारा इसको उपजाऊ बना देती हैं। और यही कारण है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वह डेंसली पॉपुलेटेड होता है, बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है और बहुत अधिक जो है जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्यों अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो फ्लैट होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे जो यहाँ पे सिंचाई के लिए जो सुविधा मिलती है वहाँ नदियों के द्वारा हमको आसानी से मिल जाती है। और तीसरी चीज जो होती है, यहाँ की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। बच्चों, आप लोगों ने इन तीनों के बारे में पढ़ा। और एक चीज और आप लोगों को बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है और जाकर के पश्चिम बंगाल में जो है यह गंगा से मिलती है। और गंगा से मिलने के बाद जब यह बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम बदल करके पदमा हो जाता है। जब बांग्लादेश में यह गंगा रिवर से मिलती है तो इसका नाम बदल करके पदमा हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं, यानी जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसका जो क्षेत्र है यह 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी 4 भागों में। तो एक भाभर है, यानी इसकी जहां से जो माउंटेन से निकलने वाली नदियां जब यानी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो वहां से 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक इस प्रकार का क्षेत्र होता है। अब इसके बाद तराई वाला क्षेत्र कहाँ पे होता है, इस भाभर वाले क्षेत्र के दक्षिण में जो है यह क्षेत्र पाया जाता है। और इसके बाद भांगर है, भांगर में यानी वह क्षेत्र होता है जहाँ की जो मिट्टी होती है वह ओल्ड एलुवियल सॉइल से बनी होती है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनी होती है। और इसका अंतिम जो भाग है, इसका पार्ट है, वह खादर है। खादर का मतलब जहाँ की मिट्टी, उस क्षेत्र की मिट्टी न्यू एलुवियल सॉइल से बनी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनी होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल किसे कहा जाता है, जो नदियां अपने साथ सिल्ट और सेडिमेंट लेकर के आती हैं और मैदानी भागों में इसको डिपोजिट कर देती हैं। और यही जो डिपोजिट की हुई मिट्टी होती है उसी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है। बच्चों, आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के कल उपस्थित होंगे। थैंक यू।